हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RKCI पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया हो गया, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा। तो कल से आपका मार्च स्टार्ट होने वाला है, मतलब आपका एग्ज़ाम वाला महीना स्टार्ट होने वाला है। तो इसी के लिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो केमिस्ट्री है क्लास 12th के लिए चैप्टर वाइज MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट टाइप एंड ऐसे टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स। स्पेशली हम इस लेसन में या फिर हम बात करें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट। आप भी जानते हो जो शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं और ऐसे टाइप है, उन्हें डिस्कस करना, उनके लिए अलग वीडियो लेके आएंगे। यहाँ पर फ़िलहाल हम MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और आपके लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेके आने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट होंगे और आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। साथ ही आपके इन लेक्चर्स के थ्रू आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है आप सभी पहले से ही रिवीजन करके आए हैं, तो आपको इस वीडियो से और हेल्प मिलने वाली है, आपका रिवीजन और स्ट्रॉन्ग होने वाला है क्वेश्चन के थ्रू। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सके क्वेश्चन के थ्रू। और हो सकता है कि आपके यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो, या ऐसा हो सकता है कि डाटा चेंज हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वीडियो को बने रहिए लास्ट तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए आपके सामने फर्स्ट जो MCQ क्वेश्चन है वो ये रहा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सांद्रता की कौन सी इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो कौन सी इकाई है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है? मोलरता है, नॉर्मलता है, मोललता है या ग्राम प्रति लीटर है? तो देखिए जिनमें भी आयतन आ रहा है, क्या रहा है? आयतन लीटर में, याद रखना किस में आ रहा है? लीटर में। जिनमें भी आयतन आता है वो सभी ताप पर निर्भर करती हैं, और जिनमें जो आयतन है वो लीटर में नहीं आता है उनमें वो ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मोललता है ये, इसमें कहीं भी आयतन लीटर में नहीं होता है, तो ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। इसमें क्या होता है कि ग्राम में वैल्यू होती है विलेय की, और यहाँ पर जो 1 किलोग्राम क्या होता है? विलायक होता है। क्या होता है? विलायक होता है। तो दोनों ही यहाँ पर ग्राम में और किलोग्राम में ली हुई है, कभी भी आयतन लीटर में यहाँ लिया नहीं गया, इसलिए ये ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी सांद्रता है लीटर में उनका आयतन होगा वो क्या होंगे? ताप पर निर्भर करेंगी, और जिनका आयतन लीटर में नहीं होगा वो सभी ताप पर निर्भर नहीं करेंगी। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ तो आंसर हो गया, लेकिन और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मोललता तो है ही, मोल अंश जो है ये भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मोल अंश किस पर निर्भर नहीं करता है? ताप पर निर्भर नहीं करता है। हो सकता है आपको क्वेश्चन कुछ और आ जाए, ये ना रहे, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। या फिर आपको W/W यानी कि ग्राम अपोन में ग्राम या किलोग्राम अपोन में किलोग्राम सांद्रता दी हो तो भी वो किस पर निर्भर नहीं करेगी? ताप पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मोललता हो गई, मोल अंश हो गया, और W/W ये क्या है? ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? आपको रटनी है, आपको ये सीधा सीधा याद होनी चाहिए। 55.5 m, ये क्या है? इसकी मोलरता शुद्ध जल की, आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, 500 ml जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है तो विलयन की सांद्रता होगी, है ना? यहाँ पर ml लीटर में है, हम यहाँ 500 ml इसको लीटर में लेंगे, है ना? तो ये हमको मोलरता मिलेगी, यानी m में आने वाला है आंसर। तो देखिए अगर हम आंसर निकालते हैं तो क्या आंसर रहने वाला है? हमको दिया गया है 4 ग्राम NaOH है और 500 ml क्या है? जल है। ठीक है, तो जो हमारा मोलरता का फॉर्मूला है वो हम यहाँ से निकालने वाले हैं। देखिए मोलरता का फॉर्मूला जो होता है ग्राम में मात्रा, जो विलेय होता है उसकी ग्राम में मात्रा अपोन में अपोन में होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। आयतन होता है, और यहाँ पर
अणुभार होते हैं, है ना। क्या होता है यहाँ पर, होता है अणुभार। किसका होता है, ये अणुभार होता है विलेय का, है ना। तो देखिए इस फॉर्मूले के थ्रू इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो NaOH का अणुभार अगर हम पता करें तो कितना होता है, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो टोटल अगर हम बात करें तो इनका अणुभार होता है 40, ठीक है। यहाँ पर ग्राम में मात्रा दी हुई 4, तो 4/40। हमको आयतन दिया हुआ है 500 ml, ठीक है। जब ml में दिया हुआ है तो हम ऊपर 1000 यानी 1000 से गुना कर देंगे। बस अब हमको क्या करना है, यहाँ पर काटना है, इससे हमको आंसर मिल जाएगा। देखिए इनको अगर हम काटते हैं 2 0 0 1 0 से 1 0 4 से 4, तो ये m = आ जाएगा 1/5 या m = आ जाएगा 0.2, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा जो कि आपका बे आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो जाएगा आपका ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, किसका वाष्पदाब न्यूनतम होगा, 0.1 m बेरियम क्लोराइड का, 0.1 m फिनॉल का, 0.1 m सुक्रोज का, या 0.1 m सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का। देखिए जो वाष्पदाब होता है किसी भी विलयन का, है ना, वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, विलेय के मोलों की संख्या के। किसके, विलेय के मोलों की संख्या के या अणुओं की संख्या के, है ना। अणु भी हो सकता है, मोलों की संख्या कह सकते हैं या अणुओं की संख्या कहते हैं, एक ही बात है। तो अगर हम सभी में देखें तो फिनॉल का एक अणु या 1 मोल रहेगा, सुक्रोज का भी 1 रहने वाला है, NaCl में Na+ और Cl- हो जाएंगे, तो ये 2 हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ बात करें तो बेरियम क्लोराइड में 1 बेरियम हो जाएगा और 2 Cl- हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ 3 होंगे। कितने होंगे, यहाँ 3 होंगे। तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपात है, मतलब बेरियम क्लोराइड में अणुओं की जो संख्या है आयंस वगैरह की टोटल, तो ये 3 है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर यहाँ ज़्यादा है तो इनका वाष्पदाब क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूनतम। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट इसका आंसर हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय विलयन में विलेय के पूर्ण वियोजन के लिए वॉन टॉफ कारक का अधिकतम मान वाला यौगिक है। तो यहाँ पूछा गया है कि अधिकतम वॉन टॉफ कारक कौन सा है, ठीक है। आई का मान यहाँ पूछा गया है किसके लिए, विलेय के पूर्ण वियोजन का मतलब है कि KCl K+Cl- में टूट जाए, NaCl Na+ और Cl- में टूट जाए, K2 यहाँ पर K+SO4- में टूट जाए, ठीक है। और इसी तरह से MgSO4 ये -+2 में टूट जाए, इस तरह से। तो जब इस तरह से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका जो आई का मान है वो 2 आता है, मतलब जितने अणु में टूटा है उतना। इसके आई का मान जो है वो भी 2 आता है। यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 पोटेशियम होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर 2 पोटेशियम होते हैं। तो इसके आई का मान हमको 3 मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ पर, 3। और इसके आई का मान भी हमको 2 मिलने वाला है। इस तरह से हमको पता चलता है कि जो पोटेशियम सल्फेट है इसके आई का मान यानी कि वॉन टॉफ कारक का जो मान है वो कितना है, 3 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और यही हमसे पूछा गया अधिकतम मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन एवं टोलुइन का मिश्रण है ना। तो बेंजीन जो है और टोलुइन है, इनका मिश्रण क्या होता है, ये आदर्श विलयन होता है। क्या होता है, आदर्श। देखिए जो भी समान से आपको दिखेंगे वो सभी क्या होता है, जैसे एथेनॉल मेथेनॉल वगैरह हो गए, ये इस तरह के जो मिश्रण है इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस जैसे मान लो ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमबेंजीन, इस तरह के जो समान श्रेणी में होंगे वो सभी आदर्श विलयन की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर बेंजीन और टोलुइन की बात करें तो इस तरह से इनमें अगर देखिए सिमिलरिटी आपको काफ़ी सारी दिख जाएगी। इस तरह से बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई और टोलुइन में एक CH3 यहाँ ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर एक CH3 बस ऐड हो जाता है, ये टोलुइन है। तो दोनों में एक CH3 का ही डिफरेंस है। तो इनका जो वैल्यू होगी वो आदर्श होगी। आदर्श सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो राउल्ट की सभी सांद्रताओं पर
सभी सांद्रताओं पर, सभी संभव सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम के का जो पालन करते हैं वो क्या होते हैं, आदर्श सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, फिर देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका है ना। यहाँ पर परासरण दाब के बारे में पूछा गया है। ये परासरण दाब क्या होता है। अब देखिए परासरण दाब जो होता है वो विलेय के अणुओं की संख्या पर डायरेक्टली क्या होता है, समानुपाती, यानी कि परासरण दाब को हम पाई से लिखते हैं ना, ये पाई। अब पाई क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, विलेय के अणुओं के, किसके, विलेय के अणुओं के। अब जितने ज़्यादा विलेय के अणु होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, परासरण दाब होगा। तो अगर हम देखें KCl में KCl टूटेगा तो K+Cl माइनस में, तो ये बना लेंगे 2 अणु इसमें आ जाएंगे। अमोनियम फास्फेट में हमको 3 अमोनियम के और 1 फास्फेट का, यानी कि टोटल 4 हमको देखने को मिलेंगे। बेरियम क्लोराइड में हमको 3 देखने को मिलेंगे। और ये है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का तो एक ही रहने वाला है। ठीक है, ये और इसमें टूटने वाला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हमको अमोनियम फास्फेट देखने को मिलेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह आंसर, जो कि क्या है, अमोनियम फॉस्फेट है। ठीक है, फिर देखिए समुद्र के लवणीय जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की विधि क्या है। तो यहाँ पर समुद्र के लवणीय जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की जो विधि है वो यहाँ पर है प्रतिलोम परासरण। क्या है, प्रतिलोम परासरण, जो आपने इस तरह से देखा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर एक पिस्टन लगाया जाता है जिससे प्रेशर यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, कंसनट्रेटेड वाटर होता है, यानी जो समुद्री जल होता है वो कंसनट्रेटेड होता है ना, और यहाँ पानी होता है। ठीक है, अब जनरली ये पानी है इधर, इसको पानी को इधर कर देते हैं, इधर यहाँ पानी ले आते हैं, देखो इस तरह से यहाँ पानी है ना, ये सारा पानी भरा हुआ है, यहाँ भी पानी है, कम मात्रा में है। ठीक है, तो जनरली जो परासरण तो होता है पानी का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, ये परासरण है। और बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली है ना, तो इसको पार करके जाता है, ये जनरली परासरण है। लेकिन यहाँ पर पिस्टन लगाकर यहाँ जो जितना भी जल का अणु है ये अपन निम्न, जो जल की निम्न सांद्रता, यानी यहाँ से ये इधर जा रहा है, इसलिए इसको प्रतिलोम परासरण कह रहे हैं। परासरण के विपरीत है ये, है ना। तो इस विधि से क्या होता है, जितना भी जो नमक वगैरह होता है, सॉल्ट जो होता है समुद्री जल में, वो सेपरेट हो जाता है, जितना भी पानी है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ जो पानी था कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में, वो सारा का सारा निकाल लिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण, जिससे जितना भी जल होता है वहाँ से निकाल लिया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर है, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी Kb का मान पूछा गया है। ठीक है, किसका मान पूछा गया है, Kb का मान यहाँ पूछा गया है। तो देखिए Kb का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, Kb का मान हो जाता है डेल्टा TB इंटू में M2 इंटू में W1 अपॉन में 1000 इंटू W2, है ना। तो यहाँ पर मोललता ली गई है क्या ली गई है, मोललता यहाँ पर ली गई है, जिसमें W1 विलेय का भार होता है और यहाँ पर जो W2 होता है विलायक का भार होता है, जो ग्राम में मात्रा है। ठीक है, M2 क्या है यहाँ पर M2 विलेय का अणुभार होता है जनरली, है ना। अगर W1 को हम विलेय का अणुभार मानेंगे तो M1 को मान लेंगे जनरली। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इसको स्मॉल m से शो किया गया है, इसको स्मॉल m से। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखते हैं तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A इसका आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, A इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, Kb का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया Kb का मान। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होगा। पोटेशियम क्लोराइड का, है ना। परासरण दाब के बारे में अभी बताया कि जितने ज़्यादा अणु होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा परासरण दाब होगा। स्वर्ण का विलयन है, गोल्ड का विलयन है, तो गोल्ड ही रहेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2 के बारे में कहा गया है।
एल्यूमिनियम फास्फेट है, ठीक है, क्या है, एल्यूमिनियम फास्फेट, तो ये Al2PO4 का होल थ्राइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे 3 इसके होंगे, 2 इसके होंगे, तो टोटल 5 होंगे, कितने होंगे, 5। तो सबसे ज़्यादा प्राशन एल्यूमिनियम फास्फेट का होने वाला है। किसका होने वाला है भाई, एल्यूमिनियम फास्फेट का होने वाला है, ये सबसे ज़्यादा है, सॉरी, है ना। यहाँ हमसे पूछा गया है सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएगा स्वर्ण विलयन का, किसका हो जाएगा, स्वर्ण विलयन का। ये हमने जो एल्यूमिनियम फास्फेट है ये सबसे ज़्यादा का होने वाला है, ठीक है, हमने कम पर ध्यान नहीं दिया है, आप भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण विलयन, ठीक है। फिर देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन है अत्यंत तनु, है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट के बारे में, अत्यंत तनु एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन का वॉन्ट ऑफ गुणांक क्या है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को जो हम तोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, एल्यूमिनियम सल्फेट को तोड़ने पर यहाँ पर हमको एल्यूमिनियम +3 जो कि 2 मॉलिक्यूल होंगे, और सल्फेट SO4-2 इसके कितने होंगे, यहाँ पर इसके 3 मॉलिक्यूल होंगे, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 5। तो आई का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के लिए वॉन्ट ऑफ कारक का अधिकतम मान वाला यौगिक है। तो यहाँ पर किसका सबसे अधिकतम मान होगा, तो हमको दिख रहा है K2SO4 का है, जो कि 3 होगा। इससे पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ईजिली आप फटाक देने से कर लोगे। फिर देखिए निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वथनांक। तो देखिए जो क्वथनांक है, क्वथनांक भी अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, कि अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, है ना, ये समानुपाती होगा किसके, क्वथनांक के, उस विलयन का क्वथनांक भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए इसमें KCl में 2 अणु हो जाएंगे, K2SO4 में 3, यहाँ 2, यहाँ 3, है ना, और ये अब यहाँ पर सांद्रता इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, यहाँ पर सांद्रता पहले 1 थी, फिर 2 थी, यहाँ भी 2। अब देखिए डिपेंड करता है, सांद्रता भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर सांद्रता बढ़ेगी तो सीधी सी बात है उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा, तो आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि इसकी सांद्रता 2 है, इसकी सांद्रता 1 है, बाकी यहाँ भी वही 2 है और यहाँ भी 3। अब मोलों की संख्या से हिसाब से तो K2SO4 है, लेकिन यहाँ अगर आप देखो सांद्रता जिसकी ज़्यादा होगी उसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा, ये तो सिंपल बात हो गई, ठीक है। और ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर अणुओं की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, क्या हो रही है, अणुओं की संख्या बढ़ रही है, सांद्रता बढ़ेगी तो। फिर देखिए अब है हमारे MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो वाले क्वेश्चन। प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, तो इसको हम कहते हैं मोललता। ये किसकी परिभाषा है, ये मोललता की परिभाषा है, ठीक है। सोडा वाटर एवं अन्य ठंडे पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने हेतु बोतल को हम क्या करते हैं, उच्च दाब पर ठंडा किया जाता है ना, वहाँ पर हम हाई प्रेशर लगाते हैं ताकि जो CO2 है उसमें विलय हो जाए। फिर देखिए 0.62 ग्राम सोडियम कार्बोनेट .H2O को 100 ml 0.1 N H2SO4 में मिलाया गया, विलयन की खालिस्तान प्रकृति होगी, है ना। हमको यहाँ बताना है कि ये सोडियम कार्बोनेट जो हमने किस में मिलाया है, इसमें मिलाया है H2SO4 में, ठीक है ना। ये धातु का कार्बोनेट है ना, ये किसका कार्बोनेट है, धातु का कार्बोनेट है, और हमने इसमें मिलाया है H2SO4 क्या है, एक H2SO4 यहाँ पर एक अम्ल है, ठीक है। हमसे भी पूछा गया है कि इसकी जो इसकी प्रकृति है उदासीन होगी, अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, किस तरह की इसकी प्रकृति होने वाली है, ये हमसे पूछा गया है भाई, ठीक है। अब ये पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या होगा, ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाता है उदासीन होगा, क्या आंसर होगा इसका, उदासीन होगा। क्या आंसर हो जाए इसका, यहाँ पर ये सोडियम जो कार्बोनेट है क्षार होता है, क्या होता है, एक तरह से क्षार की भांति व्यवहार करता है, और ये यहाँ पर क्या है, अम्ल है, H2SO4 क्या है, अम्ल है। तो अम्ल में जब क्षार मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये उदासीन हो जाएगा, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति हमको पता चल गई। दो द्रवों के स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रव्यों से कम होता है,
है ना। तो यानी कि मान लो ए कोई द्रव है प्लस में बी कोई द्रव है ना, तो दोनों का जो स्थिर क्वासी मिश्रण का जो क्वथनांक है वो दोनों द्रव्य से कम होता है। यानी कि इन दोनों यानी ए और बी के बनने से अब ये एक मिश्रण बन गया, तो इसका जो क्वथनांक है वो तो क्या है, कम है ना, और इन दोनों का ज़्यादा है। ठीक है, जब वह राउल्ट के नियम से खालिस्तान विचलन करता है। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट, आपका दिमाग शायद कहीं ख़राब ना हो जाए, ये स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है। ठीक है, आखिर ये स्थिर क्वाथी मिश्रण होते क्या हैं। देखिए, स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसे होते हैं जिनके द्रव अवस्था में, है ना, द्रव व गैस अवस्था में, ठीक है, द्रव व गैस अवस्था में जिनके क्या होते हैं, जो संगठन है वो समान होते हैं। क्या होते हैं, संगठन समान होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मान लो जल में भी H2O होता है और उसके वाष्प में भी H2O होता है, तो इनका संगठन समान है। इस तरह की जो कंडीशन है और इस तरह के जो मिश्रण होते हैं वो स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं, है ना। अब इनके स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, एक होते हैं जो राउल्ट के नियम उससे धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, है ना। देखिए, जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं उनको हम कहते हैं न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। और जो ये क्या है, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं ये, धनात्मक विचलन, ठीक है। उसके बाद एक होता है अधिकतम स्थिर क्वाथी। ये कैसे होते हैं, ये ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, ये ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए कि जो ये दो द्रव हैं ए और बी, इनका तो यहाँ पर क्वथनांक ज़्यादा है, जबकि इनसे बनने वाला ए और बी है उसका क्वथनांक यहाँ पर कम है, तो ये धनात्मक विचलन होगा या क्या होगा। तो ये वाली कंडीशन हो गई कि विलयन का क्वथनांक कम है जबकि इन दोनों का ज़्यादा है, ठीक है ना। प्रोडक्ट का क्या है यहाँ पर कम है, तो इसे ऋणात्मक विचलन दर्शाना चाहिए या फिर धनात्मक विचलन दर्शाना चाहिए। ये इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये धनात्मक विचलन दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा ये यहाँ पर, धनात्मक विचलन दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा ये, धनात्मक विचलन दर्शाएगा, ठीक है। जब भी मतलब ये रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट से, है ना, तो ये कैसा होगा, धनात्मक विचलन होगा। कैसा होगा, और अगर मान लो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है रिएक्टेंट से, तो फिर ये ऋणात्मक विचलन होता है। तो उम्मीद है आपको स्थिर क्वाथी मिश्रण समझ में आए होंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनके द्रव व गैसीय अवस्था में संगठन क्या होते हैं, समान होते हैं। और आपको मैं बता दूं, आपके यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं, है ना। तो वो एक धनात्मक जो विचलन है, कौन सा, जो धनात्मक विचलन है उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर 95%, क्या 95% C2H5OH, यानी एथेनॉल का जो 95 मिश्रण है वो कैसा है, स्थिर क्वाथी मिश्रण है। और वो भी कैसा है, न्यूनतम क्वथनांक की स्तर, यानी जो धनात्मक विचलन शो करता है किससे, राउल्ट के नियम से। और ये न्यूनतम स्थिर क्वाथी का क्या है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो अधिकतम स्थिर क्वाथी है उसका एग्जाम्पल ही भी है। अधिकतम देखिए स्थिर क्वाथी जो है अभी हमने बताया था, जो कैसा विचलन शो करता है राउल्ट के नियम से, ऋणात्मक, वो उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है, यानी HNO3, इसका 68% प्लस इसमें हम H2O ऐड करते हैं 32%। तो इनका जो मिश्रण है ना, इनका जो यहाँ पर मिश्रण होगा वो क्या होगा, यहाँ पर वो स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा, लेकिन कैसा होगा, अधिकतम स्थिर क्वाथी होगा, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं स्थिर क्वाथी वाले टॉपिक से, एग्जाम्पल के फॉर्म में, है ना। बाकी डेफिनेशन में पूछे जैसे कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं ये भी पूछा जा सकता है।
फिर देखिए लाल रक्त कोशिकाओं का अल्प पराश्री विलयन में सिकुड़ना, है ना। मान लो हमने ये एक अल्प पराश्री विलयन लिया है, ठीक है। क्या लिया है हमने? अल्प पराश्री विलयन हमने लिया है और यहाँ पर हमने एक आरबीसी इसमें डाल दी है, ये आरबीसी है, ठीक है। अब यहाँ कहा गया है कि अल्प पराश्री जो विलयन है उसमें सिकुड़ना क्या होता है। सिकुड़ने का मतलब है कि जो बाहर है ना, ये जो द्रव हमने लिया है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। क्या है यहाँ पर? इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से जो आरबीसी है उसका जो द्रव वाटर है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी जो है सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? आरबीसी सिकुड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं जीव द्रव्य संकुचन। क्या कहते हैं हम इसको? जीव द्रव्य संकुचन। क्योंकि आरबीसी के अंदर जितना भी जीव द्रव्य होता है यानी प्रोटोप्लाज्म होता है वो एकदम एक छोटे से स्थान में सिमट जाता है ना, जिससे आरबीसी की डेथ भी हो जाती है। इसको हम जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। तो अल्प पराश्री विलयन, ठीक है, जिनकी कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता ज़्यादा होती है। क्या होती है? जिनकी सांद्रता अधिक होती है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, जीव द्रव्य संकुचन इसको हम कहते हैं। फिर देखिए विलय के क्वथनांक बिंदु में वृद्धि विलयन के खालिस्तान से समानुपाती होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? विलय के जो क्वथनांक बिंदु में वृद्धि होती है वो विलय के खालिस्तान के समानुपाती है। तो किसके समानुपाती होती है? यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या के, अणुओं की संख्या के, अणुओं की संख्या के समानुपात होती है। जितने ज़्यादा विलय के अणु बढ़ेंगे विलयन के क्वथनांक में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। ये इसका आंसर हो जाता है, अणु पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल भी कह सकते हैं, मोलों की संख्या भी। हिमांक में होने वाला अवनमन जब एक अवाष्पीय विलय का 1 मोल विलायक के 1000 किलोग्राम में घुला हुआ हो तो इसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक, यानी जिसको हमने केबी कहा था। क्या कहा था? केबी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी केबी की परिभाषा है और कुछ नहीं। ये देख लो आप कि 1 मोल है और 1000 किलोग्राम विलायक में घुला हुआ है, जो कि मोललता की परिभाषा है। किसकी परिभाषा? मोललता की, ठीक है। लेकिन किसके लिए है? हिमांक में अवनमन के लिए है। किसके लिए? हम हिमांक में अवनमन के लिए है। तो ये वहाँ पर हम मोलल उन्नयन स्थिरांक का यूज़ करते हैं। वह ताप जिस पर विलायक का वाष्प दाब और बाहरी दाब एक समान होता है उसे खालिस्तान कहते हैं, है ना। उसको हम कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। क्वथनांक बिंदु कहते हैं, क्वथनांक बिंदु भी कह देते हैं, जहाँ विलायक का वाष्प दाब और बाहरी दाब क्या होता है? बराबर हो जाता है। जैसे हम बात करें जल के लिए क्या होता है? 100 डिग्री होता है। क्या होता है? 100 डिग्री होता है, क्योंकि जल इस पर उबलता है। तो इस समय क्या होता है? जो जल का वाष्प दाब है और वायुमंडल का जो वाष्प दाब है वो बराबर हो, मतलब बाहरी दाब जो है वो बराबर हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है? फिर जल उबलने लग जाता है, ठीक है। ये क्वथनांक कहलाता है। फिर देखिए विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा जो विलयन के खालिस्तान ml में उपस्थित हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा, 100 ml मिलीलीटर, ठीक है। तो विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा जो विलयन के 100 ml लीटर में उपस्थित है उसे द्रव्यमान आयतन कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण बिना अपने खालिस्तान में परिवर्तन के संगठन, अभी हमने बात की थी, इनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। तो बिना अपने संगठन में परिवर्तन के उबलता है। जैसा हमने कहा ना कि द्रव अवस्था और गैस अवस्था में संगठन समान होता है, ठीक है। इसलिए इनके जो द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में कोई संगठन में चेंज नहीं आता है। ये हो गए हमारे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अब है हमारे अति लघुत्तरात्मक, जिनको हम वेरी शॉर्ट की कैटेगरी में रखते हैं,
उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको दिया हुआ है 5% दिया हुआ है W/V, यानी कि भार अपॉन में आयतन। NaCl के 200 ml विलयन बनाने हैं तो कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। आपको 5% ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ 5% की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको 200 ml दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए जो ये परिभाषा हमने देखी थी जनरली, यहाँ पर 100 ml होता है, क्या होता है, 100 ml होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 200 ml, ठीक है। कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, तो 5% का मतलब ये है कि NaCl की 5 ग्राम वैल्यू है, कितनी है, 5 ग्राम वैल्यू है। अब आयतन कितना होता, जो NaCl की 5 ग्राम वैल्यू है, ये जो 5 ग्राम की वैल्यू है ये है NaCl की कितने में, 100 ml में, कितनी है, 100 ml में। अब आपने क्या कर दिया है, आयतन को 200 ml कर दिया है, कितना कर दिया है, 200 ml। तो अब जो है वैल्यू हो जाएगी 10 ग्राम, क्या हो जाएगी, 10 ग्राम। तो यहाँ पूछा गया कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, तो 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर 5% का मतलब होता है NaCl की 5 ग्राम। अब 10% होती तो 10 ग्राम होता, क्योंकि यहाँ पर NaCl यानी विलेय के भार लिए गए हैं, क्या लिए गए हैं, भार। और याद रखना आयतन कितना होगा, 100 ml होगा, क्या होगा, जनरली 100 ml लेते हैं अगर हमको नहीं दिया गया है, दिया गया जैसे यहाँ 200 ml है तो ओनली 5% के लिए बात होगी। तो 5% का, ये जो 5% लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम जो NaCl है वो 100 ml यानी कि जो सॉल्यूशन है उसमें घुला हुआ है, यानी जल ये जनरली जल की बात हो रही है ना, तो उसमें घुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको आयतन दे दिया 200 ml, इसका मतलब अब कितना हो जाएगा ये, तो इसके लिए ये 10 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। विलेय की विलयन में वियोजन की मात्रा एवं वॉन्ट हॉफ गुणांक में का जो संबंध है उसका हमको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा यहाँ पर वियोजन की मात्रा है, ठीक है, अल्फ़ा, और फिर है ये I-1 और फिर है N-1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर n बराबर क्या है, अणुओं की संख्या है कि कितने अणुओं की संख्या है, और अल्फ़ा ये जो है ये वियोजन की मात्रा है कि क्या है भाई, ये वियोजन की मात्रा है, और I क्या है यहाँ पर, वॉन्ट ऑफ गुणांक है, ठीक है। ये क्या है, वॉन्ट ऑफ गुणांक है। तो ये इस तरह से इन दोनों के बीच में संबंध का फॉर्मूला है जो आपको सिर्फ रटना है और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर देखिए मोल अंश का सूत्र लिखिए। अभी मोल अंश का आपका एक क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स है, आपको मोल अंश ज़रूर आना चाहिए, है ना। और बहुत ही इजी इसका क्या है फॉर्मूला होता है, जैसे इसको हम जनरली x से डिनोट करते हैं, n से भी डिनोट कर सकते हैं जनरली, लेकिन x से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी विलेय है ना, उसके मोल होते हैं जिसको हम n से डिनोट कर, मान लो कि सॉल्यूशन है यहाँ पर A+B का है, ठीक है, A+B का सॉल्यूशन है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ A के मोल, हमको अगर मान लो किसके अंश निकालने हैं, A के मोल अंश निकालने हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम x A के मोल अंश। तो यहाँ पर ये Na यानी कि A के मोल और साथ में कुल मोल क्या है, कुल मोल मतलब Na के मोल प्लस Nb के मोल, ये होता है मोल अंश। तो अगर हम वैसे लिखना चाहें तो विलेय के मोल अपॉन में विलयन के मोल, कि विलयन में कुल कितने मोल हैं, विलयन के मोल, इस तरह से भी लिख सकते हो। बाकी इस तरह से मैंने दर्शा दिया है, ये मोल अंश का फॉर्मूला है। किसी का भी मोल अंश हम यहाँ से निकाल सकते हैं अगर हमको पता चल जाए मोलों के बारे में। और मोल देखिए ये तो मोल अंश का हो गया। अगर आपको मोल भी पता करना है तो उसका भी ध्यान रखना, जितनी भी ग्राम, कोई भी जो विलेय है उसकी ग्राम में मात्रा दी हुई होगी और उसका अणुभार, ये मोल का फॉर्मूला है। जब भी आपको मोल निकालना है तो ये मोल का फॉर्मूला है कि जितनी भी ग्राम में मात्रा दी हुई अपॉन में उसका अणुभार। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले NaOH का निकाला था, है ना, जिसमें हमको दिया गया था कि NaOH की 4 ग्राम मात्रा थी और वहाँ पर उसका अणुभार 40 आया था। इस तरह से हमने इसको काट दिया था, तो ये 1/10 या हम कह सकते हैं 0.1 मोल उसका आंसर रहता है,
तो ये मोल भी आप ध्यान रख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कितने मोल, नंबर ऑफ मोल क्या है, वो सब बातें हो सकती है। फिर देखिए ताप बढ़ाने पर हेनरी स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो ताप है वो ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो हेनरी स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा। क्या होगा, हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा। अगर हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो जो गैस है उसकी विलेयता विलयन में कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गैस की विलेयता विलयन में कम हो जाएगी। फिर देखिए वाष्प दाब अवनमन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए। ठीक है, वाष्प दाब अवनमन, आपेक्षिक अवनमन हम उसको जल्दी जनरली कहते हैं। देखिए ये जो होता है ये होता है PO माइनस PS अपॉन में PO इजिकल टू एक्स यानी मोल अंश। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर PO जो है ये विलायक का वाष्प दाब है और ये विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, ये किसका है, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, और ये है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब है ना। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात होती है ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन है वो क्या होता है, वो ये इन दोनों का अनुपात है। ये जनरली वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ही पूछा गया है यहाँ पर। ये जो है ये यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना, ये क्या है, ये है वाष्प दाब में अवनमन। तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं PO माइनस PS इजिकल टू एक्स इंटू में PO। इस तरह से भी इसको अगर आपको ये पूछना है तो ये इस तरह से राउल्ट के नियम से कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है ना। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमने कच्चा आम लिया है और उस कच्चे आम को हमने कहाँ रखा है, इस कच्चे आम को रख रहे हैं हम सांद्र लवणीय जल में, यानी कि इस तरह से ये हमारा कच्चा आम है ना, मान लीजिए कच्चा आम है और यहाँ हमने सांद्र लवणीय का मतलब क्या होता है कि यहाँ पानी की मात्रा बहुत कम है। क्या है, सांद्र में पानी की मात्रा बहुत कम होती है। और जब इस तरह से रखते हैं हम तो क्या होता है, जिसमें भी रखते हैं तो यहाँ से कच्चे आम के अंदर जो भी पानी होगा वो सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बाहर निकल के आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आम सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरह से बेचारा सिकुड़ जाएगा आम। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जितना भी वाटर था वो बाहर आ चुका है। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, ये पानी यहाँ इसके बाहर आ गया। तो आम पर क्या होगा भाई, है ना, तो आम सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आम सिकुड़ जाएगा। आम सिकुड़ जाएगा जब हम उसको किस में रखेंगे, सांद्र लवणीय विलयन में रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, इन गुणों का एक उदाहरण दीजिए, है ना। देखिए जब भी हम किसी विलायक में, जो विलायक है ना, विलायक में क्या मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं। तो जो गुण प्रभावित होते हैं, क्या होते हैं, जो गुण प्रभावित होते हैं वो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। क्या होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, है ना। जब क्या करते हैं, विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो जो भी गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। किस पर, विलेय के मोलों की संख्या पर, विलेय के मोलों की संख्या पर, है ना, निर्भर होते हैं या उससे प्रभावित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म आपको पता होने चाहिए, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हम क्या करते हैं, विलेय का अणुभार ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, विलेय का अणुभार ज्ञात करते हैं। और यह आपसे पूछा भी जा सकता है कि एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है ना, इस चैप्टर की जान है वाला टॉपिक। एक है RLVP, जिसको हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या कहते हैं इसको, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जो भी हमने अभी पिछले जो क्वेश्चन था वहाँ हमने इसको डिस्कस किया था।
एक अणुसंख्या गुणधर्म तो ये हो गया, ये आपेक्षिक अवनमन है, याद रखना, अवनमन। ठीक है, देखिए दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन की, क्वथनांक जो है उसमें वृद्धि होती है, क्वथनांक में उन्नयन, ये दूसरा क्या है अनुसंज्ञक गुणधर्म है। तीसरा देखिए क्या होता है, ये हिमांक में अवनमन है, ये क्या है, हिमांक में अवनमन। ठीक है, और चौथा है हमारा परासरण दाब। ये चार यहाँ पर क्या है अनुसंख्यक गुणधर्म है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनमें यहाँ पर एक दिया गया, इन गुणों का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ चार हैं, चारों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को परिभाषित दिया, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, है ना। देखिए आदर्श विलयन क्या होते हैं, जो सभी संभव सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो क्या होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं, ना। और इनके आयतन में, इनके जो इनका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो पहले होता है वो मिश्रण के बाद भी वही रहता है। इनकी जो एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ज़ीरो परिवर्तन होता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें, क्रॉस नहीं आएगा, इक्वल, है ना। और यहाँ पर जो ए बॉन्ड है, इस तरह से बी बॉन्ड है, तो जो इक्वल टू होता है ए बी बॉन्ड के, यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो क्या है, और डेल्टा वी में भी, मतलब आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या है, आदर्श विलयन है। और अनादर्श विलयन होते हैं जो क्या होते हैं, राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं। क्या करते हैं, राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं अनादर्श विलयन। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं और धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। फिर देखिए विलयन की मोललता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, है ना। तो देखिए विलयन की मोललता ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है, विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन में 1 किलोग्राम विलायक। ठीक है ना, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो हम इंटू 1000 कर देंगे, अगर 1 किलोग्राम है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये इसका फॉर्मूला होता है। आपको विलय के मोल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन में विलय के अणुभार, ये फॉर्मूला भी हो जाएगा। बाकी सिंपल फॉर्मूला यही है। फिर देखिए 100 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घुलाए विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, है ना। 1 मोल आपको दिया, अभी फॉर्मूला सिंपल सा 1 मोल है, अभी फॉर्मूले में तो विलय का 1 मोल हो गया, अपॉन में 100 ग्राम है। याद रखना, अगर आपको 100 ग्राम, मैंने कहा अगर ग्राम में वैल्यू दी है तो हम यहाँ पर 1000 से इंटू कर, अगर 1 kg होता तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जैसे ही काटेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10 m। याद रखना, जो मोललता है उसको हम स्मॉल m से लिखते हैं, और जो मोलरता है उसको हम कैपिटल M से लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यमानता घटती है, कारण दीजिए, है ना। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो गैसों की द्रव्यमानता घटती है, ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लो अब ये एक द्रव है ना, और यहाँ पर कोई गैस के अणु हैं, हम इनको यहाँ पकड़कर इसमें घोलना चाहते हैं। अब ये घुल नहीं पा रहे हैं, ऊपर से हमने क्या किया, यहाँ पर इसको एनर्जी दे दी, यहाँ इस तरह से, यहाँ से क्या कर दिया, हमने आग जला दी। अब आग जला दी तो मतलब हमने इस द्रव का क्या कर दिया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ताप बढ़ा दिया है। अब ताप बढ़ा है तो इन्हीं की एनर्जी बढ़ गई, इनकी एनर्जी बढ़ गई, मतलब ये खुद बेचारे गैस में तब्दील हो गए। और आप चाहते हो कि बाहर की जो गैस है वो भी इसमें घुल जाए, वो कैसे घुलेगी, कि आपके द्रव के जो अणु उनकी ऊर्जा बढ़ गई और इनकी ऊर्जा बढ़ गई। अब इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो और दूर जाना चाहेंगे ना, तो ये कैसे घुलेंगे। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यमानता घटती है। रीजन क्या है, गैस के अणुओं की जो ऊर्जा है वो भी बढ़ जाती है, और द्रव के जो अणु हैं उनकी और जो ऊर्जा बढ़ जाती है और वो भी गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, यह हेनरी का जो रूल है वहाँ पर ताप का प्रभाव है। हेनरी नियम को परिभाषित कीजिए कि आखिर हेनरी का नियम क्या होता है। ठीक है, तो ये हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनमें काफ़ी यूज आता है कि ये आखिर हेनरी का नियम क्या है। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हेनरी का नियम क्या है, तो इसका जो नियम है वो ये है
कि हम जो गैस की विलेयता है ना, वो किस में, द्रव में, वो किस तरह से है। तो इसका क्या है कि इसके अनुसार गैस का जो आंशिक दाब है, किसका, गैस का आंशिक दाब, दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब ये है आंशिक दाब, है ना, तो ये समानुपाती होगा यहाँ पर x, गैस, अब कोई भी गैस हो, x क्या है यहाँ पर, मोल अंश है, और ये क्या p क्या है यहाँ पर, गैस का आंशिक दाब है। तो जैसे जैसे आंशिक दाब बढ़ेगा तो जो आंशिक दाब बढ़ाने पर क्या होगा, गैस की विलेयता बढ़ेगी, तो उसके मोल अंश भी बढ़ेंगे। ठीक है भाई। और जब इसको हम हटाते हैं तो हमारे पास आता है P इक्वल टू के एच अपॉन में, यहाँ सॉरी ये गैस हो जाएगा, के एच क्या है यहाँ पर, हेनरी गैस नियतांक है। क्या है ये, हेनरी गैस नियतांक है। ये क्या है, हेनरी नियतांक भी कह देते हैं इसको हम, के एच को। और ये पूछा जाता है कि ये किस पर निर्भर करता है, तो ये ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ये ताप पर निर्भर करता है। और ताप बढ़ाने पर हमने पहले बात की, हेनरी नियतांक का मान भी, यानी के एच का मान भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये नियम है इसका। बाकी सिंपल से ये भी है कि इसी रूल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो गैसों की द्रव्यमानता उस पर आरोपित बल के आरोपित दाब के समानुपाती होती है। जैसे हम दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, गैसों की द्रव्यमानता बढ़ेगी। सर्दियों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है ना। एथिलीन जो ग्लाइकोल है उसके प्रयोग की सलाह यहाँ पर क्यों दी जाती है। देखिए एथिलीन ग्लाइकोल जो क्या करता है, वो उसका हिमांक जो है ना, वो उसको और कम कर देता है। क्या कर देता है, हिमांक को और कम कर देता है। क्या कर देता है, हिमांक को कम कर देता है। कम करने का मतलब मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है तो उसको और माइनस में ले गया। क्या ले गया, माइनस में ले गया। अब माइनस में ले गया तो जमेगा नहीं, और जमेगा नहीं तो कारों का जो ऑयल जब नहीं जमेगा तो आसानी से चलती रहेंगी। इसीलिए इनका यूज करने के लिए कहा जाता है। फिर प्रतिलोम परासन क्या होता है, उदाहरण सहित बताइए। तो अभी प्रतिलोम परासन की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि हम क्या करते हैं, परासन के विपरीत जो क्रिया करते हैं उसको प्रतिलोम परासन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने वाटर का बताया था। स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा में बता चुका हूँ कि ऐसे मिश्रण जिनकी द्रव और गैस अवस्था में क्या होता है, संगठन समान होता है। क्या होता है, द्रव व गैस अवस्था में जिनका संगठन समान होता है वो क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन के विलयन द्वारा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने का कारण समझाइए। ठीक है, यहाँ पर है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है वो क्या करते हैं, वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। और ऋणात्मक विचलन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय रिएक्टेंट। यानी कि हम जैसे ये वाली बात करते हैं कि ए और ए बी, यानी ए और जो बी है, इनके मध्य का जो बॉन्ड है वो कमज़ोर है ए और बी की तुलना में। इसका रीज़न क्या होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है। यहाँ Cl, यहाँ Cl है और यहाँ Cl है और एक हाइड्रोजन है। अब क्या होता है, जब यहाँ पर मिश्रण होता है तो एसीटोन के और इसके बीच में क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कैसे हो जाती है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। यहाँ CH3 है और यहाँ पर CH3 है। तो इसके कारण ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हो रही है, इस कारण क्या हो जाते हैं, ये ऋणात्मक विचलन शो करते हैं। किससे, राउल्ट के नियम से। ठीक है, ये रीजन है। परासन की परिभाषा लिखिए। परासन की परिभाषा क्या होती है कि जल का अपनी उच्च सांद्रता से, किससे, जल का अपनी उच्च सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा
निम्न सांद्रता की ओर गमन, ये क्या है, परासरण है। तो जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके बीच में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होनी जरूरी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समुद्री जल के विलवणीकरण में प्रयुक्त विधि का नाम है, तो ये प्रतिलोम परासरण है। कौन सी विधि है, प्रतिलोम परासरण, ये विधि हो जाती है। ठीक है, देखिए भैया ये हो जाते हैं हमारे वेरी शॉर्ट टाइप यानी कि अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन और एमसी क्वेश्चन। मैंने काफ़ी डिटेल से इनके बारे में डिस्कस किया है, आप देख सकते हो लगभग 50 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। बाकी जो क्वेश्चन हैं आप देख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट भी है और आप इनको कर सकते हैं। मोलरता और यहाँ पर मोलरता की परिभाषा, इकाई, ताप पर प्रभाव, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना की गई है, मतलब पूछा गया है। मोल अंश का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, है ना, और 30% द्रव्यमान दिया हुआ है, उससे यहाँ पर कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है ना, लेकिन फिर भी मोल अंश पूछा गया है, बता सकते हो आप, है ना। तो बाकी ये देख लीजिए आप, आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर पूछा गया है। ये विलय के मोल द्रव्यमान की गणना करनी है आपको, है ना, किसकी क्या करनी है, मोलर द्रव्यमान की। ठीक है, आपको के भी दिया हुआ है यानी मोलर स्थिरांक दिया हुआ है, जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था वहाँ से आप बता सकते हो। ये इस तरह से है। हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग हैं, है ना, जो देख सकते हो कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो वैल्यू जो गैसों की द्रव्यमानता वो बढ़ती है, और जैसे जैसे यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, गैसों की द्रव्यमानता कम होती है। अनुप्रयोग यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं पहाड़ों पर क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर बाहर का जो दबाव है वो कम होता है और जल्दी ही उसका क्वथनांक बिंदु आ जाता है, तो हमको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उबालने के लिए जल को, और खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का एग्जांपल आ जाता है, और वाटर की जो कोल्ड ड्रिंक बोतल है उनके भी एग्जांपल आ जाता है। एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसरजन्य समझे जाने की सीमा बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की आपको एक पार्ट्स पर मिलियन, है ना, पीपीएम का मतलब यहाँ होता है पार्ट्स पर मिलियन, ये भी एक तरह की क्या है सांद्रता है, सांद्रता की इकाई है। तो इसको द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करना है। क्लोरोफॉर्म मोलरता के बारे में बताना है। ये स्थिर क्वाथीय मिश्रण मैंने बता दिया कितने प्रकार का होता है, और प्रत्येक प्रकार के उदाहरण भी दोनों को बता दिया मैंने, है ना। फिर यहाँ पर मोलरता के बारे में पूछी गई है, ये आपको दिया हुआ है। प्राशन दाब प्रोटीन अनुभार ज्ञात में किया जाता है, समझाइए। अनुभार प्राशन दाब सबसे बढ़िया तरीके से हम क्या करते हैं, विलय का अनुभार प्राप्त ज्ञात करने का यूज़ करते हैं। तो उस तरह के ये क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिएगा, है ना। तो ये सारे बड़े क्वेश्चन भी इस चैप्टर से हैं, हर तरह के क्वेश्चन मतलब आपको इसमें दिए गए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स रही इस वीडियो के अंतर्गत या इस चैप्टर के अंतर्गत, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको लगता है कि हम और क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के लिए लाएं तो भी आप बता सकते हैं, हम और क्वेश्चन भी इसके लिए ला सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है पूरे चैप्टर को इस क्लास के थ्रू, इस सेशन के थ्रू रिवाइज करने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।